अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल इन्फोवेब। 4 जुलाई 1997 को नासा के साइंसदानों की टीम मिशन कंट्रोल में पुरउम्मीद नजरों से स्क्रीन को देख रही थी और कुछ ही देर में एक सिग्नल मिलता है कि पाथफाइंडर मार्स के सरफेस पर बाहिफाजत लैंड कर चुका है। ये 7 महीने का तवील सफर एक चैलेंजिंग मिशन था जिसमें पहली मर्तबा एक लैंडर के साथ रोबोटिक रोवर को मार्स पर भेजा गया था। पाथफाइंडर 4 दिसंबर 1996 को लॉन्च किया गया और 4 जुलाई 1997 को मार्स पर लैंड हुआ। पाथफाइंडर एक इंस्ट्रूमेंटेड लैंडर और सोजर्नर रोवर को मार्स के सरफेस पर सेफली पहुंचाया। ये इतिहास का पहला रोबोटिक रोवर था जो मार्स के सरफेस पर लैंड हुआ था। लैंडर और रोवर में फर्क ये होता है कि लैंडर एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म होता है जो सरफेस पर लैंड करके रुक जाता है, जबकि रोवर एक मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है जो सरफेस पर मूव कर सकता है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकता है। जो इस मिशन का मकसद मार्स के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और जियोलॉजी के मुतालिक तज्जियात करना था और इसने उस वक्त तक पहले अटेम्प्ट के दौरान नाकाबिले यकीन क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट किया और जमीन पर भेजा और अपनी असल डिजाइंड लाइफ से भी ज्यादा पीरियड तक काम करता रहा। पाथफाइंडर असल में एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर डिजाइन किया गया था जिससे एक इंस्ट्रूमेंटेड लैंडर और एक फ्री रैगिंग रोबोटिक रोवर रेड प्लेनेट के सरफेस पर लैंड किया जा सके। पाथफाइंडर और सोजर्नर दोनों का वजन 10.6 किलोग्राम था। रोवर सोजर्नर ने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कैरी किए थे और न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मार्स के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, जियोलॉजी, रॉक्स और सॉइल की कंपोजिशन को एनालाइज किया जा सके। पाथफाइंडर पहला लैंडर नहीं था जो मार्स पर भेजा गया था। इससे पहले मार्स पर भेजे जाने वाले लैंडर्स वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 जो 1976 में मार्स के सरफेस पर लैंड हुए, लेकिन उनमें काफी फर्क था। पहला फर्क टाइम पीरियड। वाइकिंग मिशंस 1976 में और पाथफाइंडर 1997 में लैंड हुआ। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क था। पाथफाइंडर वाइकिंग 1 और 2 के मुकाबले में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैंड किया गया। दूसरा फर्क साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। पाथफाइंडर के मुकाबले में वाइकिंग लैंडर्स बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स थे। वाइकिंग्स में लैंडर्स और ऑर्बिटर्स शामिल थे जबकि पाथफाइंडर में सिर्फ एक लैंडर और एक रोबोटिक रोवर था। तीसरा एक्सपेरिमेंट्स। वाइकिंग्स ने मार्स के सॉइल, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट से मुतल्लिक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जैसे कि सॉइल एनालिसिस और एटमॉस्फेयर की गैसेस की स्टडी। पाथफाइंडर ने भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन ज्यादातर उसका फोकस सराउंडिंग्स की स्टडी पर था। वाइकिंग्स के पास रोवर नहीं था लेकिन पाथफाइंडर के पास सोजर्नर रोवर था जो मार्स के सरफेस पर मूव करके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकता था। और चौथा फर्क डेटा ट्रांसमिशन। वाइकिंग मिशंस में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक यूज किया गया था, जबकि पाथफाइंडर ने रिले सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जिससे ज्यादा डेटा को ज्यादा डिस्टेंस तक भेजा जा सके। स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाना साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्पेसक्राफ्ट को किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में शामिल करने के लिए ट्रेजेक्टरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस शामिल होते हैं जो उसकी मूवमेंट को कैरेक्टराइज करते हैं। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस, प्रोपल्शन सिस्टम और सेलेस्टियल बॉडीज के इन्फ्लुएंस। ट्रेजेक्टरी का डिजाइन स्पेसक्राफ्ट मिशन के ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूल इफिशिएंसी और मिशन ड्यूरेशन को भी कंसीडर करता है। जब हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं तो ट्रेजेक्टरी स्पेसक्राफ्ट के मूवमेंट का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन उसकी पोजीशन और वेलोसिटी के टाइम के साथ वेरिएशन को डिफाइन करता है। यह ट्रेजेक्टरी स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से लेकर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक के सफर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें स्पेसक्राफ्ट का पाथ और ऑर्बिट शामिल होता है। मार्स तक पहुंचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को खास टाइमिंग का ख्याल रखना जरूरी होता है जिसे लॉन्च विंडो कहते हैं।
ये विंडो वो मुद्दत होती है जब अर्थ और मार्स की रिलेटिव पोजीशंस ऐसी होती हैं कि स्पेसक्राफ्ट मार्स तक पहुंच सकता है। इस विंडो के बाहर लॉन्च करने पर स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा फ्यूल और टाइम लगता है मार्स तक पहुंचाने में। लॉन्च विंडो की मुद्दत हर कुछ सालों में आती है जब अर्थ और मार्स का ऑर्बिट एक दूसरे के साथ ऐसे अलाइन होते हैं कि मिनिमम फ्यूल और टाइम का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचाया जा सकता है। ये विंडो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है और ये मुद्दत हर बार अलग होती है। इस लॉन्च विंडो के दौरान स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऑर्बिट के साथ अलाइन होने के लिए स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना पड़ता है। अगर स्पेसक्राफ्ट इस विंडो के दौरान लॉन्च नहीं किया गया तो उसके लिए नेक्स्ट लॉन्च विंडो का वेट करना पड़ता है जो कुछ सालों बाद आता है। स्पेसक्राफ्ट के ट्रेजेक्टरी का डिजाइन और मॉनिटरिंग मिशन कंट्रोल सेंटर्स में किया जाता है। जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी और ऑपरेशन को ग्राउंड बेस्ड मिशन कंट्रोल टीम्स मॉनिटर और ऑपरेट करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स और सिस्टम्स उसके डिजाइन के हिसाब से प्रोग्राम्ड होते हैं ताकि वो अपनी जर्नी के मुख्तलिफ स्टेजेस पर खुद ब खुद ऑपरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब स्पेसक्राफ्ट मार्स तक पहुंचने लगता है तो उसके ऑन बोर्ड सिस्टम्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट और मिड कोर्स करेक्शंस करते हैं जो ग्राउंड कंट्रोल से दिए गए कमांड्स के बेसिस पर होते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट मार्स के करीब आता है तो उसकी फाइनल अप्रोच और लैंडिंग ऑपरेशंस भी ग्राउंड कंट्रोल के सुपरविजन में होती हैं। ग्राउंड कंट्रोल टीम्स स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की डेटा एनालाइज करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो रियल टाइम डिसीजंस लेते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कामयाब हो सके। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और हवा की फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस वक्त उसकी हीट शील्ड उसे प्रोटेक्ट करती है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो सेफ तरीके से सरफेस के करीब पहुंच सके। एक मर्तबा पैराशूट डिप्लॉयड हो जाता है तो हीट शील्ड को हटा दिया जाता है ताकि रोवर के सेंसर्स और कैमरास की मदद से लैंडिंग साइट को स्कैन किया जा सके। पाथफाइंडर के साथ भी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जब वो मार्स के सरफेस के करीब आया तब उसने अपने एयरबैग्स को इन्फ्लेट किया जो लैंडिंग को कामयाब करने में मदद करते हैं। जब पाथफाइंडर मार्स के सरफेस से टकराया तब एयरबैग्स ने इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब किया और स्पेसक्राफ्ट को बाउंस करने से बचाया। पाथफाइंडर की लैंडिंग का डायामीटर 19 फीट था और जब वो मार्स सरफेस पर टकराया तो उसने एक जॉइंट बीच बॉल की तरह बिहेव किया। ये अप्रोक्सीमेटली 15 बार बाउंस हुआ जिसमें वो कभी कभी 50 फीट तक ऊंचा भी गया। फिर लगभग 1.5 से 2 मिनट के बाद वो इनिशियल इम्पैक्ट पॉइंट से 1 किलोमीटर के फासले पर रुका। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पाथफाइंडर ने एक नया तजर्बा करने में कामयाबी हासिल की जो बाद में और भी मार्स के एक्सप्लोरेशन मिशंस में इस्तेमाल किया गया। इसके लिए लैंडिंग साइट एरिस वैलिस चुनी गई जो मार्स के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में एक कदीम सैलाबी मैदान है और ये प्लेनेट के चट्टानी तरीन हिस्सों में से जाना जाता है। इसका इंतखाब इसलिए किया गया था क्योंकि साइंसदानों का ख्याल था कि ये मार्स पर उतरने के लिए निस्बतन महफूज सरफेस है और जिसमें तबाहकुन सैलाब के दौरान जमा होने वाली चट्टानों के वसी इम्कान मौजूद हैं। लैंडिंग से लेकर फाइनल डेटा ट्रांसमिशन तक मार्स पाथफाइंडर ने 2.3 बिलियन बिट्स का डेटा कलेक्ट किया जिसमें लैंडर से लिए गए 16,500 से ज्यादा इमेजेस और रोवर से लिए गए 550 इमेजेस शामिल थे। साथ ही रॉक्स और सॉइल का 15 से ज्यादा केमिकल एनालिसिस और विंड्स और दूसरे वेदर फैक्टर्स पर मुख्तलिफ डेटा भी था। ये अमल 27 सितंबर 1997 तक जारी रहा। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन से जो फाइंडिंग्स मिली कि मार्स अपने गुज़िश्ता वक्त में गर्म और ह्यूमिडिटी वाला प्लेनेट था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप साइंस और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।